हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन वाला चैप्टर। और एल्कीन वाले चैप्टर में अब हम लोग कहां पर आ गए हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, पहले अच्छे से इसको समझो और उसके बाद अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, देखो एल्कीन है वो बेसिकली कितने टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, 5 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। कितने टाइप की? 5 टाइप की। और वो कौन कौन सी है? देखो, नंबर 1 होगा क्या? एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन। नंबर 2 क्या होगा आपके पास? ऑक्सीडेशन। ओके। नंबर 3 क्या है? सब्स्टिट्यूशन। नंबर 3 क्या है? सब्स्टिट्यूशन। ओके। एंड नंबर 4 उसके बाद आता है क्या? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। नंबर 5 क्या है? आइसोमराइजेशन। तो ये बेसिकली 5 टाइप की रिएक्शन है, वो कौन शो करता है? एल्कीन्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक रिएक्शन को बड़े डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, और जहां पर पॉसिबल हुआ उसको ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एडिशन रिएक्शन के बारे में, कि भाई एल्कीन्स है वो एडिशन रिएक्शन है वो शो करते हैं, और वो रिएक्शन कौन कौन सी होती है। ठीक है, चलिए तो नंबर 1 देखो क्या है? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अब इस एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो इसका नंबर 1 क्या लिख देंगे हम लोग? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। एल्केन वाले चैप्टर में ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या? जैसे मान लो आपके पास एक एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास एक ये एल्कीन है। ठीक है, अगर आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे, यानी हाइड्रोजन को इसको ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट यहां पे क्या लेंगे? निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो, या फिर क्या ले लो? पैलेडियम ले लो। ठीक है, यानी हाइड्रोजन को मेटल की प्रेजेंस में। अब देखो एक बात यह है कि जब मेटल किसी गैस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करती है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्लूजन बोलते हैं। ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने, क्या बोलते हैं उसे? ऑक्लूजन। OCCLUSION। व्हाट इज ऑक्लूजन? ठीक है, व्हेन ए मेटल एडजॉर्ब्स ए गैस on its surface, then that process of adsorption is known as ऑक्लूजन। तो ये जो गैस है जो ऑक्लूडेड हुई है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्लूडेड गैस। जैसे यहां पे ये हाइड्रोजन है वो क्या है? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है। कौन सी हाइड्रोजन है? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन है। यहां पर ये जो मेटल्स है इस हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेती है, यानी ये अपना सरफेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? सरफेस। तो ये कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है, तो होगा क्या कि भैया एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास लग जाएगा। हमने मैकेनिज्म बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक बार दोबारा से बता दूं कि जैसे मान लो ये मेटल है, निकेल ले लिया। सबसे पहले क्या काम करेंगे? हाइड्रोजन गैस को डिफ्यूज करेंगे निकेल के सरफेस पे। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन है वो निकेल के सरफेस पर क्या हो जाती है? एडजॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन निकेल के सरफेस पे क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब। फिर हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे? एल्कीन। जैसे हमने डाला RCH डबल बॉन्ड CH2, हमने एल्कीन डाला। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस हाइड्रोजन का और इस कार्बन का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का कार्बन का बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और उनके बीच का जो पाई बॉन्ड है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, और ये हाइड्रोजन के साथ इनका ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को निकेल के सरफेस से डिसॉल्व करके ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हो गया RCH2 और ये क्या हो गया? CH2 के साथ H जोड़ दो, क्या हो जाएगा? CH3। क्या बन गया हमारे पास? एल्केन बन गया। क्या बन गया? एल्केन। क्लियर है? चलो, ये मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले से ही। चलो, तो हमारे पास क्या बना? RCH2CH3। क्या नाम इसका? एल्केन। ठीक है, यानी अगर हम लोग एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स एज ए कैटलिस्ट, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी रिएक्शन दिखा रहा हूं। मान लो कि सबसे छोटा एल्कीन आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है इथीन, और इसका कॉमन नेम है क्या? इथाइलिन। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? इथाइलिन। कई कई बार एग्जाम में कॉमन नेम दिया जाता है। ठीक है, चलो हमने रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ वही सेम निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम। क्या होने वाला है? एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक इस कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा? CH3CH3। क्या नाम है इसका? इथेन। देखो बोर्ड पे हमने ये रिएक्शन कर दी,
लेकिन अगर मैं कमर्शियल पर्पस के हिसाब से देखूं तो भैया ये जो रिएक्शन हम लोगों ने की है, जिसे हमने इथीन को इथेन में कन्वर्ट किया है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली यूजलेस। ये यूजलेस रिएक्शन है कमर्शियल पर्पस के हिसाब से, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इथीन है वो थोड़ा सा महंगा है और इथेन है वो क्या है, चीप है, सस्ता है। तो कमर्शियल पर्पस से हम लोग किसी महंगी चीज से हम लोग किसी सस्ती चीज को नहीं बनाते, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि जैसे जैसे हम लोग एल्काइल ग्रुप बढ़ा देंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, उसके बाद उस एल्कीन से जो एल्केन बनेगा, तो इस रिएक्शन को यूज कैसे करते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग जो ऑयल का, भाई एल्कीन है, ये क्या है, ऑयल है, तो ऑयल का हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजनेशन किया। तो हाइड्रोजनेशन करने से उसको कन्वर्ट किया किसमें, सैचुरेटेड फैट में। भाई ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया, यानी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी ऑयल का हाइड्रोजनेशन किया और उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, सैचुरेटेड फैट में, जिसको हम लोग वनस्पति घी बोलते हैं, वेजिटेबल घी बोलते हैं, या आपने कई बार नाम सुना होगा डालडा, DALDA, डालडा का नाम सुना होगा, है ना। ठीक है, तो ये रिएक्शन का फायदा क्या है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, लिख दो यहां पे, ठीक है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू convert oils into vegetable घी, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं क्या, सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, कि ऑयल को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने में ये काम आती है। ठीक है, समझ जाओगे। चलो एक बात तो ये, अब इसमें याद रखने वाली बात है कि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कौन सा मैकेनिज्म होता है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, चलो दूसरी बात क्या याद रखने वाली है कि इस रिएक्शन में होगा क्या, एक चीज देखो यहां पे कि यहां पे इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहा, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहां पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, ओके, और दो नए सिग्मा बॉन्ड, देखो एक हाइड्रोजन यहां पे इस कार्बन पे आके लगा, एक इस कार्बन पे आके लगा, दो नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए, यानी एक पाई बॉन्ड जो कि वीक बॉन्ड है वो टूटा और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड है वो फॉर्म हुए, यानी अल्टीमेटली क्या हुए, बॉन्ड फॉर्म हुए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हुए। और जब कभी भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी क्या करती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मैं बोल दूं कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुई, इस हीट को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यानी जब आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्काइन हो चाहे वो एल्कीन हो, उनका हम लोगों ने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर दिया, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये आपने शायद थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में, जो थर्मोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, उसमें पढ़ा होगा डिटेल में, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो जब चैप्टर हम लोग करेंगे आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कंप्लीटली कन्वर्ट करने के बाद जो हीट रिलीज होती है दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये प्रोसेस आपका कौन सा हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, यानी यहां पे जो डेल्टा H है, एंथैल्पी चेंज है, हीट चेंज है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एक्सो यानी एग्जिट, थर्मिक यानी हीट एग्जिट हुई, हीट रिलीज हुई। तो जब हीट रिलीज होती है तो प्रोसेस में डेल्टा H क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये बात आपको समझ आ गई। चलो अब एक पॉइंट और लिखो, देखो क्या है कि अगर किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी हमको देखना हो, स्टेबिलिटी ऑफ एन एल्कीन, तो भैया एक एल्कीन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर। ठीक है, किसी एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, यानी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो लिख दूं मैं यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। अब देखो सबसे कम स्टेबल एल्कीन कौन सी है, इथीन।
ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रही है। हम लोगों ने जीओसी पढ़ा था, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था, एक एल्कीन का स्टेबिलिटी उसमें डिस्कस किया था, है ना। अब यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बहुत ही कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल एल्कीन है। कौन सा? इथीन। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी कम तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, किसी एल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। ठीक है, चलो अब दूसरी बात कि एक एल्कीन का स्टेबिलिटी उस पर भी डिपेंड करता है कि वो एल्कीन का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ कैसा है। ठीक है, जो एल्कीन का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, हाइड्रोजन के साथ में ज्यादा है, उसका स्टेबिलिटी क्या है? कम होता है। तो क्या मैं लिख दूं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विद हाइड्रोजन। एक एल्कीन का हाइड्रोजन से जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, यानी कोई एल्कीन हाइड्रोजन के साथ जितना फास्ट रिएक्ट करेगी, उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो एल्कीन हाइड्रोजन से उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करेगी। समझ आ गई बात? तो इस रिलेशन को भी आप अच्छे से दिमाग में उतार लो। ठीक है, चलो क्लियर है। तो हाइड्रोजन का जो एडिशन करते हैं एक एल्कीन से, तो उस एल्कीन से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? एल्केन में। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो हीट रिलीज होती है उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव है। समझ आ गई बात? कोई इशू नहीं है। पोज कर लो और पोज करने के बाद इसको नोट कर लो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, पहला हम लोगों ने पढ़ लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। हेडिंग बना लीजिए आप लोग, एडिशन ऑफ हेलोजन X2। चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर 2, एडिशन ऑफ हेलोजन यानी X2। ठीक है, अब देखो हेलोजन हमारे पास कितने टाइप के? बेसिकली 4 टाइप के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन वो तो रेडियो एक्टिव होते इसलिए हम उसको ले नहीं रहे हैं। ठीक है, चलो रिएक्शन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा? देखो RCH डबल बॉन्ड CH2। हमने एक एल्कीन ले लिया। अब इस एल्कीन की रिएक्शन हम लोगों ने करा दी किसके साथ में? X2 के साथ में। और साथ में हमने ले लिया एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा ना केमिकल बॉन्डिंग में, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। और जिसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर हम लोग एल्कीन का रिएक्शन हेलोजन के साथ में करवाएं तो देखो क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास, दूसरा दूसरे कार्बन के पास लग जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? कुछ ये बनेगा। यानी यहां पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? एंटी एडिशन। यहां पे जो हेलोजन का एडिशन हो रहा है वो कौन सा एडिशन हो रहा है? एंटी एडिशन। इससे पहले हमने जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था वहां पे कौन सा एडिशन होता है? सिन एडिशन, क्योंकि वो हाइड्रोजन है वो मेटल के सरफेस पे एडसॉर्ब है, वो एक ही साइड से आता है, तो एडिशन कौन सा होता है? सिन एडिशन। लेकिन जब हेलोजन का एडिशन करवाते हैं एल्कीन से तो वो एडिशन कौन सा होने वाला है? एंटी एडिशन होने वाला है। दोनों हेलोजन वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? मैकेनिज्म में जाते हैं, देखो ध्यान से। मैकेनिज्म क्या इसका? ठीक है, तो ये जो हेलोजन का एडिशन है एल्कीन पे, तो ये कौन सा एडिशन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाइड्रोजन वाला एडिशन क्या था? फ्री रेडिकल एडिशन था। हेलोजन वाला एडिशन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो देखो क्या होगा, हमने ले लिया एक एल्कीन R CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, साथ में हमने क्या ले लिया? हेलोजन X X। ऐसे दिखा सकता हूं मैं? ठीक है, चलो अभी तो देखो कि दोनों सेम है। इसका मतलब ये जो X2 मॉलिक्यूल है ये आपका क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ, यानी इसमें कोई डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव नहीं है अभी तक तो। लेकिन यहां पे देखो कि यहां पर एल्कीन में क्या है? पाई बॉन्ड है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, एल्कीन में क्या होता है? पाई बॉन्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन कार्बन के न्यूक्लियाई से थोड़े से क्या होते हैं? अवे होते हैं, यानी दे आर वीकली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन, या दे आर फर्मली FIRMLY फर्मली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन न्यूक्लियाई से वीकली बॉन्डेड होंगे, इसका मतलब क्या है? ये किसी और के साथ में कनेक्ट हो सकता है।
जब किसी और के साथ में कनेक्ट होगा, इसका मतलब मैं बोल दूं कि जो एल्कीन है वो क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन देगा, यानी क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो एल्कीन है वो एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो जब इस एल्कीन को इस नॉन पोलर हैलोजन के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, वन ऑफ दी हैलोजेंस। अब पाई इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इसका मतलब इस हैलोजन पे क्या जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पे क्या जाएगा, डेल्टा नेगेटिव। यानी इस एल्कीन, जैसे ये एल्कीन इस हैलोजन के कांटेक्ट में आएगी तो ये पहले तो जो नॉन पोलर थी, अब उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। क्या इंड्यूस हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया और ये हैलोजन क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव हो गया। क्लियर है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड ये अब कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो X है ये इन दोनों कार्बन में से किसी एक के साथ लगेगा। मान लो ये इसके साथ में लगा है, तो कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा RCH2X, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, और ये हैलोजन इसके पास एक बॉन्ड बनाने के बाद कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये हैलोजन क्या काम करेगा, अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, सी पॉजिटिव को दे देगा। तो इस सी पॉजिटिव में और इस हैलोजन में एक बॉन्ड बन जाएगा। हैलोजन का जो लोन पेयर है, नाउ इट बिकम्स ए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बन गया। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट बना दो इसको मैं, और जैसे मैं इसको बॉन्ड पेयर बनाऊंगा तो देखो ये कैसे होने वाला है, एक साइक्लिक हेलोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसका मतलब, साइक्लिक हेलोनियम आयन। ठीक है, समझ आई कहानी, चलो। और यहां से क्या निकल गया आपका, यहां से आपका निकल गया क्या, X नेगेटिव, हैलाइड आयन निकल गया। अब देखो उसके बाद क्या होने वाला है, अब ये जो हैलाइड आयन है ये क्या काम करेगा, ये इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन के पास आके लगेगा। क्यों आके लगेगा, क्योंकि हैलोजन है वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। तो वो चाहेगा कि मैं बॉन्ड तोड़ा लूं ताकि मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो उसको स्टेबल करने के लिए, इस X को स्टेबल करने के लिए ये जो हैलाइड आयन है इन दोनों कार्बन में किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा। अब हमारे दिमाग में आ रहा है सर किस कार्बन पे अटैक करेगा, देखो ये उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। जैसे ये अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी अपना कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई। या फिर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो प्लस एम इफेक्ट दिखाता हो, मिजोमरिक इफेक्ट दिखाता हो। ठीक है ना, तो अब यहां पर जैसे ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो ये कार्बन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो हैलाइड आयन है ये उस कार्बन पर अटैक करता है जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड कहां चला जाएगा, ये बॉन्ड चला जाएगा इस हैलोजन के पास। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना RCHX, ये है CH2, और ये अब बॉन्ड क्या हो गया, X हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखो एक बात और है कि अगर मान लो ये हैलाइड आयन नीचे से अटैक करता, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, तो नीचे तो क्या है आपका, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या होता, इस हैलाइड के और इस हैलोजन के पास कितने लोन पेयर बचे, अभी 2 लोन पेयर बचे हैं। तो इनके लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हैलाइड आयन कहां से अटैक करता है, हैलाइड आयन जहां पर ये X पॉजिटिव अटैच है उसके अपोजिट साइड से हैलाइड आयन कार्बन पर अटैक करता है, जिस वजह से कौन सा एडिशन आता है, एंटी एडिशन आता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहां पर, तो इस साइड से अटैक करेगा, तो कहां से अटैक करेगा, जहां पर ये X पॉजिटिव लगा है उसके अपोजिट साइड से कार्बन पे अटैक करेगा। तो कौन सा एडिशन हो जाएगा हमारे पास, एंटी एडिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंटी एडिशन। और दूसरी बात, अब हमारा जो प्रोडक्ट बना है ये जो हमारा प्रोडक्ट है क्या बना, एक डाई हैलाइड बना है। और कौन सा डाई हैलाइड है, ये विसिनल डाई हैलाइड है। कौन सा डाई हैलाइड है कि ये विसिनल डाई हैलाइड। अभी जो विसिनल डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, इसको हम विस डाई हैलाइड भी बोलते हैं, कि जब 2 हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन यानी साथ साथ वाले कार्बन पे लगे तो उनको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है, हमने ट्रिक से पढ़ा था, जी का मतलब जेम, 1 का मतलब 1। तो जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है, जब 2 हैलोजन सेम कार्बन पे लगे, एक ही कार्बन पे लगे तो जेम डाई हैलाइड। अगर वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर है, तो इसका मतलब ये तो था इसका मैकेनिज्म।
और कौन सा एडिशन हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक हुआ। कि सबसे पहले ये कौन ऐड हुआ यहाँ पे, एक्स पॉजिटिव ऐड हुआ इस एल्कीन पे। तो एक्स पॉजिटिव ये क्या आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मैकेनिज्म है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है ये। ठीक है, यानी एक एल्कीन पे हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बात क्लियर है। चलो अब इसके बाद आते हैं कि मान लो हमारे पास कितने टाइप के हेलोजन है, हमारे पास 4 टाइप के हेलोजन है। या एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसके कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलो एग्जांपल डिस्कस किया जाए, इसको मैकेनिज्म को एक बार अच्छे से नोट कर लो आप लोग। हाँ जी, अब इसके बाद कुछ एक हम लोग एग्जांपल करें ताकि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। चलिए तो एग्जांपल देखो, मान लो आपको दे दिया गया साइक्लोहेक्सीन, प्लस में दे दिया गया क्या, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पूछा गया प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल कि जहां पर डबल बॉन्ड दिखा उस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, एक ब्रोमीन यहां दिखा दो, एक ब्रोमीन यहां दिखा दो। तो देखा कि जो दोनों ब्रोमीन लगे हैं वो क्या लगे, एंटी लगे हैं। तो एंटी एडिशन आपको करना है, क्या करना है, एंटी एडिशन। ठीक है, तो आपका विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं, ठीक है, तो 3D में कैसे दिखाएं, देखो अगर एक ब्रोमीन वेज में लगा है तो दूसरा ब्रोमीन कहां लगेगा, डैश में लगेगा। कहां पे लगेगा, डैश में। तो ये जो कार्बन है इसके ये 2 बॉन्ड तो क्या हो गए, प्लेन में हो गए, और ये ब्रोमीन लग गया कहां पे, वेज में। तो इसके पास एक क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। तो वो हाइड्रोजन ऑब्वियसली कहां पे आ जाएगा, वो डैश में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन को आप कहां दिखा दो, डैश में दिखा दो। सिमिलरली इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड है वो तो क्या है, प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, और ये ब्रोमीन कहां पर है, डैश में। तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन को आप कहां दिखा दोगे, वेज में दिखा दोगे। क्लियर है। चलो अब देखा आपने कि एक ब्रोमीन वेज में है और एक डैश में है, तो इसका मतलब यहां पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, क्योंकि ये वेज में ये डैश में। अगर ये दोनों वेज में होते ब्रोमीन या दोनों डैश में होते तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, मीजो कंपाउंड बनता। लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो यहाँ पे अब इसका क्या बनेगा, इनएंशोमर बनेगा। क्या बनेगा, इनएंशोमर। ये हाइड्रोजन आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो इनको एक बार शो करने की जरूरत है नहीं। तो इनएंशोमर का मतलब क्या बनेगा, दूसरा जो इसका आइसोमर है वहां पे हम लोग क्या काम करेंगे, ब्रोमीन को शो कर दिया कहां पे, डैश में ऊपर वाले में, और नीचे वाले में ब्रोमीन को शो कर दिया कहां पे, वेज में। ठीक है, तो ये क्या बन गए, इनएंशोमर्स बन गए। क्या बन गए, इनएंशोमर, यानी दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। कहानी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो एग्जांपल नंबर क्या था, 1 था। एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए कुछ ये दिया गया है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे कोई मिथाइल ग्रुप दे दिया गया है। ठीक है, चलो लिख दो यहां पे CH3। ठीक है, चलो अब इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें किसके साथ में, मान लो Cl2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। वही Br2 के साथ कराओ, Cl2 के साथ कराओ, एक ही बात है। तो करना क्या आप लोगों को, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और 2 क्लोरीन लगा देने हैं, एक वेज में और एक डैश में, यानी एंटी एडिशन कर देना आप लोगों को। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, ओके। यानी यहां पे या तो डायरेक्ट ऐसा कर दो, CH3 एक क्लोरीन यहां दिखा दो और एक क्लोरीन यहां दिखा दो, ऐसे कर दो। और अगर इसको वेज डैश की फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखा दोगे, ठीक है। तो एक क्लोरीन को तो कर दो क्या, वेज में, और दूसरे क्लोरीन को कर दो कहां पर, डैश में। ये बात समझ आ गई। अब देखो इस कार्बन पे फोकस करो आप, इस कार्बन पे। इस कार्बन के ये जो 2 बॉन्ड है वो तो प्लेन में है और क्लोरीन को आपने वेज में दिखा दिया, तो फिर ये जो मिथाइल ग्रुप बचा वो कहां चला गया, डैश में चला गया। तो मिथाइल को आप कहां ले जाओ, डैश में ले जाओ। सिमिलरली अब इस कार्बन पे फोकस करो। इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो क्या है, प्लेन में, और ये क्लोरीन को आप डैश में ले गए, तो पीछे क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा, और इस हाइड्रोजन को आप कहां ले जाओगे, वेज में ले जाओगे। क्या ले जाओगे, वेज में। ठीक है, अब इसका मतलब इसका एक इनएंशोमर और बनेगा। ठीक है, इनएंशोमर में क्या दिखाओगे आप लोग, इनएंशोमर में दिखाओगे कि ये जो क्लोरीन है ये चला गया डैश में, तो इसका मतलब ये मिथाइल कहां जाएगा, वेज में आ जाएगा। ये जो क्लोरीन यहां पर डैश में है, यहां क्या दिखा दोगे, वेज में, तो हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, हाइड्रोजन डैश में चला जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के क्या है, ये भी इनएंशोमर्स। क्या है, इनएंशोमर्स।
कहानी समझ आ गई? कोई इशू नहीं है, कर पाओगे? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। और कुछ एक एग्जांपल करते हैं। कितने हुए अभी? तो 2 एग्जांपल हुए हैं, 1-2 एग्जांपल और इसके अच्छे से स्टडी करते हैं। चलिए मान लो एग्जांपल नंबर 3, मान लो आपको दे दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे छोटा एल्कीन जिसका नाम क्या है? इथीन। और आपको बोल दिया गया कि इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Br2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सबसे पहले तो ले लो क्या? CCl4। भैया अभी हम लोग करके हटे थे कि भाई एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, एंटी एडिशन हो जाने वाला है, विस्नल डाइब्रोमाइड हो जाएगा। अब हमने सोलवेंट हटा दिया ये CCl4, और CCl4 की जगह हमने ले लिया क्या? एक्वस NaCl, और पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले नॉन पोलर सोलवेंट था, अब हमने क्या काम कर लिया? एक्वस NaCl ले लिया, ठीक है। और फिर हमने पूछा कि प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले तो सिंपल वही, ये जो Br2 है, इस Br2 को आप कैसे लिख दोगे? Br, ठीक है, ओके। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो एक ब्रोमो है वो कहां पे लग जाएगा? एक कार्बन के पास लग जाएगा, तो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ओके। ब्रोमो मान लो यहां लग गया Br, ओके। फिर ये अपना लोन पेयर देगा, तो इसके ऊपर क्या जाने वाला है? पॉजिटिव। पहला स्टेप तो यही है, यानी एक साइक्लिक ब्रोमोनियम क्या बनेगा? आयन बनेगा, क्लियर है। और यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से Br नेगेटिव निकल जाने वाला है, प्लस में Br नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये बताओ, क्या कोई जरूरी है कि नेक्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव ही इस कार्बन के पास में अटैक करे? कोई जरूरी नहीं है। आपने क्या लिया है? एक्वस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसोल्व किया गया है। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो वो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, यानी आपके पास सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयंस भी हैं। तो ये भी हो सकता है कि Br नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आयन है वो इस कार्बन पर अटैक कर दे, ठीक है ना। चलो, लेकिन उसने पूछा है कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट तो हम लोग Br नेगेटिव के साथ ही बनाएंगे, देखो, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है? CH2 यहां पे Br, CH2 यहां पे Br, पहला प्रोडक्ट आपका ये बनने वाला है, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं कि दूसरे प्रोडक्ट में ऐसा हो सकता है कि Br नेगेटिव की जगह अटैक कौन करे? Cl नेगेटिव अटैक करे, क्योंकि एक्वस NaCl लिया है आपके पास, सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव है, ये इस कार्बन पर अटैक करे, ये बॉन्ड यहां चला जाए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? CH2 यहां पे Br, ये CH2, और यहां पर क्या हो गया? Cl। दूसरा प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हो सकता है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं तीसरे प्रोडक्ट पे। भाई आपने एक्वस NaCl लिया है, एक्वा यानी वाटर। भाई आपके पास सॉल्यूशन में क्या है? वाटर भी तो है, और वाटर है वो भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर मैं क्लोराइड में और वाटर में कंपेयर करूं विच इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल, देन वाटर इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन क्लोराइड आयन, ठीक है। तो H2O देखो, H2O ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे, ये बॉन्ड यहां पे चला जाए, तो क्या बन जाएगा? ये आपके पास बनेगा CH2, उसके बाद यहां पे लग जाएगा Br, देन CH2, और यहां पे क्या लग जाएगा? इस कार्बन के साथ में O लग जाएगा, O, और साथ में H2, जिसको मैं ये शो कर दूं। दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो पड़ा है और एक लोन पेयर बन गया बॉन्ड पेयर, तो ऑक्सीजन पे आ गया कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या काम करना चाहेगा? ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहेगा। कैसे खत्म करेगा? कि ये यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड पेयर है वो कहां पे आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बना आपके पास? CH2, ये हुआ Br, ये हुआ CH2, और यहां पे ये क्या आ गया? OH। आपका तीसरा प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगर मान लो एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl, तो आपको 1, 2 और 3 टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स। कर पाओगे? कोई इशू नहीं है। चलो अब मान लो, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो, चलिए ठीक है। अब मान लो कि आपको यही एल्कीन दिया गया है और एक्वस NaCl की जगह इन्होंने आपको दे दिया Na। इसको मिटा दो एक बार, हाँ जी, साथ साथ में नोट करते रहिएगा भैया। एक्वस NaCl की जगह इन्होंने आपको यहां पर क्या दे दिया है? Na दे दिया गया, देखो सोडियम आयोडाइड। तो दो रिएक्शन करेंगे हम लोग। मान लो पहले में इन्होंने दे दिया आपको क्या? Na,
ठीक है, दूसरा बाद में करते हैं। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, यही होने वाला है। ठीक है, आपके पास एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनने वाला है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो Br नेगेटिव यहां से निकला है वो Br नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे Br, और Br नेगेटिव ने इस कार्बन पे पीछे से नीचे से अटैक किया तो ये हो गया Br, यानी एंटी एडिशन हो गया। एक तो ये प्रोडक्ट बनने वाला ही है। ठीक है, प्लस में कोई जरूरी थोड़ी कि नेक्स्ट स्टेप में Br नेगेटिव भी अटैक करे। अरे आपने क्या डाला है, Na सोडियम आयोडाइड, ये I नेगेटिव भी तो अटैक कर सकता है। तो Br नेगेटिव की जगह अगर I नेगेटिव अटैक करेगा तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, अगर आप सोडियम आयोडाइड यूज करते हो तो। क्लियर है। चलो, सिमिलरली अगर आपने इस रिएक्शन के साथ में सोडियम नाइट्रेट NaNO3 यूज कर लिया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा भैया, एक प्रोडक्ट ये तो मिलने वाला ही है, CH2Br CH2Br प्लस में। अब नेक्स्ट स्टेप में कोई जरूरी नहीं है कि Br नेगेटिव अटैक करे, नाइट्रेट आयन भी अटैक कर सकता है, NO3 नेगेटिव यहां पे। तो क्या बनेगा, CH2Br CH2NO3, आपके ये दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हमने किया कुछ एक एग्जांपल। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्या है, देखो मिटा दे इसको। आई होप आपको बड़े अच्छे से ये सारी की सारी रिएक्शन समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले। मान लो आपने एक एल्कीन ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 टाइप के हेलोजन है। कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर मैं इस एल्कीन की रिएक्शन है मैं फ्लोरीन के साथ में करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये जो रिएक्शन होती है दैट इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, विच इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। लिख देता हूं मैं यहां पे, विच इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसलिए हम लोग एल्कीन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ में नहीं करवाते हैं, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इतना हीट ज्यादा रिलीज होता है इसके अंदर जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो रिएक्शन करवाना यूजफुल नहीं है। चलो, अगर यही रिएक्शन मैं करवा दूं इसकी किसके साथ में, हम लोग करवा दें किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या होता है कि जो एल्कीन है वो आयोडीन के साथ बड़ा ही स्लोली रिएक्ट करता है। अब वो स्लोली रिएक्ट कर तो जाएगा RCH, यहां पे आयोडीन CH2 और यहां पे आयोडीन, ये स्लोली रिएक्ट तो कर जाएगा। लेकिन देखो एक बात है कि यहां पर इस रिएक्शन के बाद हुआ क्या, इस कार्बन और इस आयोडीन का बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है ना। चलो, बॉन्ड किससे फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है, देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन है यानी 4, तो कार्बन का हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है, sp3। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस आयोडीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है ओवरलैपिंग में, 5p। अब आप एक चीज देख सकते हो कि 5p ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कि अगर मैं 5p ऑर्बिटल लिखूं तो भैया ये 5p ऑर्बिटल है, देखा आपने कि भाई जो p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल शेप होता है, और जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा ये डंबल है इलोंगेटेड हो जाता है और थिन हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया आपका 5p ऑर्बिटल, किसका, आयोडीन का, और कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है ना। अब इनके बीच में क्या हुई, ओवरलैपिंग हुई, तो उससे क्या बना, बॉन्ड बना, और ये ओवरलैपिंग बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग होती है। जब ये पुअर होगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये आयोडीन का ये बॉन्ड कार्बन के साथ टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां का ये आई और यहां का ये आई वापिस आपस में कनेक्ट होकर के क्या बना देंगे, ये बना देंगे क्या, I2। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, और वापिस से हमको क्या मिल जाता है, एल्कीन मिल जाता है। इसका मतलब एल्कीन का आयोडीन के साथ भी रिएक्शन करवाना कोई ज्यादा फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब बच्चे हमारे पास दो, क्या बचा, एक तो बचा क्लोरीन और एक क्या बचा हमारे पास, ब्रोमीन। ठीक है, एल्कीन का जो हम लोग ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि एल्कीन का ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट ये जो रिएक्शन हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। कैसे यूज करते हैं, एज ए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, लिख दूं मैं यहां पे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन।
भाई आपने क्लास 9th या 10th में एक बात पढ़ा होगा कि एल्कीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ब्रोमीन है उसका जो ब्राउनिश रेड कलर है या रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। जो ब्रोमीन है वो एल्कीन के साथ रिएक्शन करने पर ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है और वो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यानी उसका अनसैचुरेशन खत्म हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यानी 5% Br2 इन CCl4, हम लोग क्या लेते हैं, ब्रोमीन कितना लेते हैं 5%, याद रखना 5% Br2 इन CCl4 ले, ठीक है, और उसका एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट तो देखो ये बनेगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, एक Br यहां पर एक Br यहां पे, आपका विसिनल डाइब्रोमाइड तो बन गया। लेकिन ये जो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो ब्राउन कलर क्या हो जाने वाला है, डिस्चार्ज हो जाने वाला है, यानी कलरलेस हो गया। अगर ये कलर डिस्चार्ज होगा तो ये तो आपका एक फिजिकल टेस्ट हो गया जो कि कलर के ऊपर बेस्ड है। तो एल्कीन का ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसमें 5% Br2 यूज करते हैं इन CCl4, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का वो डिस्चार्ज होता है, नहीं कलरलेस हो जाता, कर पाओगे। और अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन यहां पे वो कोई कलर डिस्चार्ज वैसा नहीं है ना। तो क्या बनेगा, RCH2, एक क्लोरीन यहां पर एक क्लोरीन यहां पर। तो आई थिंक आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो एक काम करो, इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो।